हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम सर, आपकी वॉइस आ रही है। हेलो। जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। हेलो। ये सर, आपकी वॉइस आ रही है। हेलो। काइंडली कोई माइक अनम्यूट करके मुझे बताए कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि मुझे आप लोगों में से किसी की आवाज़ नहीं आ रही। जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। हेलो। आई थिंक आपकी तरफ से। जी जी। हाँ, अब आई है। जी आशिक, आपको आवाज़ आ रही थी, आ रही है मेरी? जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। जी जी, अब आ रही है। चल, स्क्रीन शेयर हो रही है। ये सर, स्क्रीन भी शेयर्ड है। सही। तो आप लोगों में से किसी ने थोड़ा बहुत भी देखा नमपाई को? थोड़ा बहुत भी एक्सप्लोर किया? ये सर, वही उसको जो आपने बताए थे फंक्शन, उन्हीं को मैंने उनकी प्रैक्टिस की थी। गुड। तो कैसा लगा? समझ आई चीज़ें? मज़ा आया करने में? क्या था? ये सर बिल्कुल भी आसान थे। आसान थे? सही। तो आज हम एक और स्टेप आगे जा रहे हैं एमएल के अंदर। ये दोनों बेसिक लाइब्रेरीज हैं जो आप एमएल के कोई भी कोड उठा लो, उसके अंदर नमपाई आपको नजर आए ना आए, लेकिन पांडाज आपको लाजमी नजर आएगी, और पांडाज जो है वो नमपाई के ऊपर ही बनी हुई है। तो बेसिकली कोई जानता है ना हम पांडाज क्यों यूज करते हैं, या नमपाई क्यों यूज करते थे? हम कोई जनरली एक लाइन में बता सकता है? जी आशिक। ये सर, उसमें हम मीन्स के numpy हम न्यूमेरिकल जो इसलिए हमारे। numpy इसलिए यूज करते हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल कोड। जी जी। होल होल कोड ये बात नहीं हुई, numpy को लेकिन हम हाँ इसलिए आप यूज ये कह करते हैं सकते। कि जी जी। जी जी, वक्त कंप्लीट करें अपनी बात। या लाइब्रेरीज को हम यूज करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा क्विक, हम वहाँ पे उसको एक्शन को परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल कोड हम लाइब्रेरीज को यूज करके, तो वहाँ से हम कोई भी वहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, मैथमेटिकल टास्क तो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सारी लाइब्रेरीज का पर्पस मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करवाना नहीं होता। बेसिकली हमने नमपाई क्यों यूज की थी? स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो नमपाई हमने मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए यूज किया था। जो हमें लॉजिक्स, हमें एक फंक्शन बनाकर हम सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि एक फंक्शन को लिखने में हमें टाइम लग सकता है उसके अंदर। तो इंस्टेड कि हम पूरा फंक्शन दोबारा से लिखें, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं पाइथन के अंदर। तो हमारी वो जो लाइंस ऑफ कोड्स हैं जिन्हें हमें दोबारा रिपीट करना था फॉर द मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस, स्पेसिफिकली इसको पॉइंट आउट करना जरूरी है, क्योंकि हर लाइब्रेरी आपकी जो है मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए नहीं होती। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसके अंदर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन तो है ही है, लेकिन उसके साथ एक एडिशनल चीज है जो कि हम अभी देखते हैं आगे। जिस भी कोड को आप देखोगे जिसके अंदर मशीन लर्निंग का आप एल्गोरिदम ट्रेन कर रहे होगे, उसके अंदर पहली लाइन में, दूसरी लाइन में ये लाइब्रेरी जरूर मेंशन होगी। तो जिस तरह से हमने उसको पांडास को एज पीडी, सॉरी, नंपाई को एज एनपी हमने इंपोर्ट करवाया था, यहाँ पे हम पांडास को एज पीडी इंपोर्ट करवाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने जो है कवर करना है, बेसिक्स कवर करने हैं इसके। देन कल जो है हम दोबारा से उसी तरह से, जिस तरह गूगल कोलैब की मैंने आपको फाइल कल आपके साथ दिखाई थी आपको, वही मैं दोबारा से शेयर करूंगा पांडास के लिए भी। और एक जो है कल छोटा सा प्रोजेक्ट आखिरी के आधे घंटे में हम रखेंगे, जिसके अंदर हम पांडास और नमपाई को जो है एक साथ मिला के एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने ये दोनों जो है अच्छे से कर लिए हैं या नहीं कर लिए। तो पांडास बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं? पांडास हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारे पास डेटा मौजूद होता है, ठीक है। अब डेटा को, जरूरी नहीं है आप डेटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस करें। आप डेटा के अंदर जो है डेटा की चेंजेस भी कर सकते हैं। जिस तरह आप एक्सेल में जाते हैं, वहां पे आप नाम चेंज कर रहे होते हैं, इसके अंदर आपने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया,
उसके अंदर अब आप क्या करते हैं, जैसे मुझे काउंटिंग लिखनी है, अगर इंडेक्सेस बनाने हैं उसके के सीरियल नंबर लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 उस तरह से लिखूंगा। तो मैंने क्या किया, सिंपल उसकी वैल्यूज पुट कर दी वहां पे। इसी तरह नाम है, एज है, डेट है, उन सब चीजों को ठीक करना, उन सब चीजों को सॉर्ट करना एक तरह से। ठीक है, हमारे पास जब डेटा आता है ना, वो काफी बिल्कुल ऐसी फॉर्म में होता है जैसे आप कह लो कि एक सॉर्टेड फॉर्म नहीं होती वो, ठीक है। अनसॉर्टेड फॉर्म में डेटा आता है, जैसे आपने सॉर्टेड सॉर्ट करना होता है। तो उसके लिए आप कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल करोगे, आप पांडास इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो आज हम कोशिश हमने ये करनी है कि आज हमने बेसिक्स करने कवर, देन हम जो है कल इसकी कंप्यूटेशंस कल करेंगे कि हम इसे कोड को किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं, कंपाइल कैसे कर सकते हैं बेसिकली। और अगर हम पाइथन यूज कर रहे हैं, अच्छा एक छोटी सी चीज, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क पता है किसी को? किसी को पता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क क्या होता है? सर इसको काइंड एक्सप्लेन कर दें प्लीज। किस चीज को, कंपाइलर और इंटरप्रेटर को? हाँ जी, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें तो क्लियर हो जाएगा, माइंड में क्वेश्चन रहेगा। चलो मैं कर देता हूँ। बेसिकली इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, जस्ट मेरे जहन में एक सवाल आया, क्योंकि जब हम पाइथन के कोड हम कंपाइल करने जाते हैं ना, तो हम उसे बेसिकली इंटरप्रेटर यूज करते हैं, ठीक है। और मैं आपको इजी वर्ड्स में बताता हूँ। बेसिकली कंपाइलर क्या होता है, जो कि सोर्स कोड, जो आपका कोड होता है ना, उसे मशीन कोड के अंदर चेंज करता है। और मशीन कोड कौन सी होती है, बाइनरी के अंदर कर सकता है वो, ठीक है। तो वो बेसिकली ये आपका कंपाइलर काम कर रहा होता है। जब हम सी या सी प्लस प्लस इस्तेमाल करते हैं ना, जब हम लो लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं, तब ये जाके हमारे पास कंपाइलर हम यूज करते हैं। लेकिन जब हम इस तरह की पाइथन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस है, ये क्या करता है, ये इंटरप्रेट करता है, ये ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करवाता है उस कोड को लाइन बाय लाइन ड्यूरिंग रन टाइम, ठीक है। बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं कि आपका जो कंपाइलर होता है ना, वो एक बार में कोड को पढ़ता है और उसके बाद एग्जीक्यूट करवाता है उसे, ठीक है। जबकि इंटरप्रेटर जो है वो ट्रांसलेट करता है पहले, देन एग्जीक्यूट करवाता है। इंटरप्रेटर से मुराद यानी हमने जो पाइथन में कोड लिखा है, वो सबसे पहले इंटरप्रेट करेगा मशीन लैंग्वेज में, एंड देन एग्जीक्यूट करवाएगा। जिसकी वजह से इंटरप्रेटर की जो लैंग्वेजेस होती है, इनका रन टाइम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब ये काफी स्लो होती है। कुछ हद तक क्लियर हुआ मैंने क्या बताने की कोशिश की है? यस यस सर, सर। थैंक यू। ठीक है, कंपाइलर और हमारे पास जो है इंटरप्रेटर ये होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास, अच्छा मुझे पता नहीं है कौन बोल रहा है, तो काइंडली नाम लेके मुझे बताना कि कौन बोल रहा है, क्योंकि स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा होगा नाम। तो अच्छा, तो अब हमने क्या देखना है, आज हमने देखना है इंट्रोडक्शन टू पांडास। पांडास बेसिकली हमारे पास ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, और ओपन सोर्स का मतलब होता है कि कोई भी इसे यूज कर सकता है, ठीक है। इसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पैसे नहीं पे करने हैं आपको, आप जस्ट जाओ पांडास इंस्टॉल करो अपने कंपाइलर में या इंटरप्रेटर में, और आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये इस्तेमाल किस लिए होता है, आपको नमपाई का पता होना चाहिए, वो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। और पांडास किस लिए इस्तेमाल होता है, डेटा को लोड करना, एक्सप्लोर करना, क्लीन करना और एनालाइज करना, जो कि फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है, इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो मोस्टली डेटा हम एनालाइज करते हैं, वो एनालाइज किसको करते हैं, टेबुलर या स्ट्रक्चर्ड डेटा। हमारे पास जो डेटा आता है ना, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, वो टेबल फॉर्म में नहीं होता, उसे हमें टेबल फॉर्म में करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम पांडास को इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम उसे एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर लेकर जाए, देन उसे एनालाइज करें, ठीक हो गया। अच्छा, द काइंड ऑफ डेटा यू सी इन द स्प्रेडशीट और डेटा शीट टेबल विद रॉज एंड कॉलम्स, मतलब किसी के बारे में बता रहे हैं कि वो जो टेबुलर डेटा है उसके अंदर रॉज और कॉलम्स हमारे पास होते हैं। अच्छा, हमारे पास एक और चीज याद रखना, पांडास जो है वो नमपाई के ऊपर ही बिल्ड हुआ है, ठीक है। यानी पांडास के अंदर हमारे पास नमपाई के काफी सारे फंक्शंस जो कि पांडास के अंदर ऑलरेडी इस्तेमाल होते हैं। इसी वजह से काफी सारे कोड में एक्सप्लिसिटली नमपाई को हम कॉल नहीं करवाते। आप पांडास को ही कॉल करवाओगे तो वो एक्सप्लिसिटली सॉरी वो नमपाई के ही कुछ फंक्शंस को यूज कर रहा होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पांडास जो है वो नमपाई की ही एक एक्सटेंशन है, या नमपाई के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लेकर चल सकते हो। अच्छा, तो हमारे पास दो तरह के इसके अंदर कोड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है सीरीज और एक होता है डेटा फ्रेम्स।
सीरीज हमारे पास बेसिकली होता है, सीरीज हम 1D जो डेटा सेट है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि डेटा फ्रेम जो होता है वो 2D हमारे पास होता है, जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स आ जाते हैं हमारे पास। तो ये होता है बेसिकली हमारे पास डिफरेंस होता है दोनों का, सीरीज और डेटा फ्रेम्स का। अच्छा, वाई वॉज pandas क्रिएटेड, मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास बहुत सारे डेटा टाइप्स मौजूद होते हैं एक ही स्प्रेडशीट के अंदर। जैसे आपने देखना होता है जब आप उससे उस पर आप जैसी बात है, आप हर कॉलम पर या हर रो पर सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते, आपको उन्हें सॉर्ट करना होता है, उन्हें चेक करना होता है किसी में कोई खाली डेटा तो नहीं है या कुछ भी चीज है, तो उसको आपको एक स्ट्रक्चर डेटा को स्ट्रक्चर डेटा के अंदर लेकर आना होता है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने आपसे नंपाई पूछा था तो आप मुझे एक लाइन में क्लियरली एक्सप्रेसिटली नहीं बता पाए थे कि नंपाई हमने क्यों यूज की थी। जब आपने 2 लेक्चर्स कवर कर लिए, इन लाइब्रेरीज को करने में एक एक दिन ही लगता है, इतने ज्यादा मुश्किल लाइब्रेरीज होती नहीं है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्यों यूज कर रहे हैं आप। अगर मैंने आप उसमें से आपसे बहुत सारा फंक्शंस पूछ लूंगा तो उसका सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि आजकल आप एआई से ये सब चीजें करवा सकते हो, लेकिन अगर आपको रीजन नहीं पता, आप किसी भी इंटरव्यू में जाके बैठे हुए आपको नहीं पता कि नंपाई क्यों यूज किया आपने। मैं इंटरव्यूज के अंदर बैठ चुका हूँ जिस वजह से बता रहा हूँ, उनका ये सवाल नहीं होता बेटा मुझे बताओ कि सॉर्ट के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा, उसका सिंटेक्स बताओ, बिल्कुल भी नहीं पूछते वो, उनको इस चीज से गर्ज ही नहीं है कि आपने, क्योंकि एआई के अंदर आप एआई से आप पूछ सकते हो कि सर अगर मुझे इसको करना है तो मैं कैसे करूंगा। एआई तो आपको पूरा का पूरा सॉर्ट करके दे देगा, बट द थिंग इज अगर आपको कोर नॉलेज नहीं है तो आप कोई नई चीज इन्वेंट नहीं कर सकते या कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। एआई उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जो कि एग्जिस्टिंग है, यानी रेप्लिका मौजूद है उस प्रॉब्लम का जो कि पहले सॉल्व हुई है, वो आपको सिर्फ उस जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे सकता है। लेकिन जो न्यू लाइफ प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए आज भी इंजीनियर्स की डिमांड वैसी की वैसी ही है, जो कोर इंजीनियर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, सो बेसिकली व्हाई डू मशीन लर्निंग इंजीनियर्स यूज pandas, यही बात की हमने। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बेसिकली जो हमारा जो ट्रेनिंग का मॉडल होता है ना वो ये होता है। सीएसवी फाइल कौन सी होती है? कॉमा सेपरेटेड फाइल्स, यानी इसके अंदर जो है नेम, क्लास, डेट, डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीजें ना किसी लाइन से सेपरेट नहीं होती, कॉमा से सेपरेटेड होती है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होता है बेसिकली इसका मतलब, सीएसवी का मतलब। और मोस्टली जो हम ट्रेनिंग करते हैं मॉडल की, उसके लिए हम कौन सा फाइल यूज कर रहे होते हैं? सीएसवी फाइल यूज कर रहे होते हैं। आप गूगल कोलैब पे जितनी भी फाइल्स देखोगे, सॉरी केगल के ऊपर जितनी भी फाइल्स देखोगे वो आपको कॉमा सेपरेटेड फाइल्स मिलेंगी। एक्सेल एस एक्सेल एक्स एस बी होती है, वो बेसिकली एक्सेल की फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन होता है, तो उस पर भी काम करते हैं लोग। बट द थिंग इज कि सीएसवी फाइल जो है हमारे पास वो ज्यादा यूज होती है क्योंकि ये कॉमा सेपरेटेड होती है, तो सिस्टम को पढ़ने में काफी आसान होता है। तो इसके बारे में हम मजीद देखेंगे क्या क्या चीज है। सबसे पहले हमारे पास आती है कॉमा सेपरेटेड फाइल्स, ठीक है, वो हम अपलोड करते हैं सिस्टम में। पांडास का डेटा फ्रेम को यूज करते हैं, उसे स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर लेकर आते हैं। पीडी रीड डॉट सी एस पीडी डॉट रीड सीएसवी, ये बेसिकली वो फंक्शन है जो कि इस वाले जो सीएसवी को आपने अपलोड किया है ना, इसे रीड करता है, ठीक है। यानी इसको पता चल जाएगा कि अब आपके पास सिस्टम के अंदर ये फाइल आ चुकी है, फिर अब आप उसे एनालाइज करोगे। अब एक अच्छा इंजीनियर जो है फीचर इंजीनियरिंग करता है, वो देखता है कि एनालाइज कर, सबसे पहले तो क्लीन करोगे, एनालाइज से पहले भी क्लीन करोगे, सॉरी क्लीन के मुराद यानी आप देखोगे कि कौन सी चीज उसके अंदर मिसिंग है, कौन सी चीज नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी और कॉलम का डेटा किसी और कॉलम में मौजूद है और गलत जगह कॉमा लगा हुआ है, जो कि मतलब होता है काफी सारे फाइल्स के अंदर के ईमेल के सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा होता है या कुछ इस तरह की चीज है। आप पहले उसे सॉर्ट करोगे पूरा, ठीक है, क्लीन करोगे आप उसे। तो सबसे पहले हम थर्ड स्टेप आ जाता है हमारे पास, क्लीनिंग। अच्छा, कोई रॉन्ग डेटा टाइप तो नहीं है, क्योंकि जब आप डेटा टाइप को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इंटीजर के कॉलम में अगर अगर एज की बात है ना, तो एज आपका 16.5 नहीं होता, एज आपका 16 होता है, तो वो इंटीजर ही होना चाहिए। अगर वेट की बात है तो वो फ्लोट होना चाहिए आपका। अगर वो फ्लोट नहीं होगा तो अगर आप उसके ऊपर कोई कंप्यूटेशन निकालोगे तो कंप्यूट करोगे उसके ऊपर किसी भी तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन को, तो आपके लिए काफी डिफिकल्टी होगी। तो आपको डेटा टाइप्स को ठीक रखना पड़ेगा। डुप्लीकेट वैल्यूज है तो उनको आप ठीक रखोगे, और मिसिंग वैल्यूज है तो आप उन्हें किस तरह से हैंडल करोगे, वो सारे टेक्निक्स हमने देखने हैं, ठीक है। तो क्लीनिंग आ जाता है हमारे पास थर्ड, देन उसके पास एनालिसिस आ जाता है। अब एनालिसिस के अंदर क्या होता है, हमने देखना होता है कि हमने जो है किस तरह से चीजों को सॉर्ट करना है, या स्टेटिस्टिक्स डेटा हमने उसका बताना है कि अब डेटा आ गया आपके पास, डेटा हमारे लिए क्यों जरूरी है। कोई बता सकता है आज के दौर में अगर कोई
एप्लीकेशन जो है आपसे पैसे नहीं ले रही, तो आपको पता है आप उसके लिए क्या पे कर रहे हो? आप बता सकते हो आप उसके लिए क्या चीज पे कर रहे हो? मेरे ख्याल से डेटा से। आपका डेटा सेट भी है साथ साथ, क्योंकि कुछ ऐसे जब आप कोई ऐसी प्रेजेंटेशंस वगैरह आप अपलोड करते हो, मिसाल के तौर पे कि आप कोई आपको कोई मुझे कोई डेटा चाहिए इंटरनेट से, तो वो काफी वैसी वेबसाइट्स है जो कहती हैं आप पहले 2-3 पीडीएफ अपलोड करें, देन उसके बाद हम आपको जो है इस वाली पीडीएफ को जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन देंगे। तो ये डेटा जो है ना, ये बहुत मैटर करता है। डेटा एमएल को ट्रेन मॉडल को ट्रेन करता है, एंड देन उसके बाद जो है हमारे पास यूजफुल रिजल्ट्स निकल कर आते हैं एमएल के थ्रू। तो आप जो है कहीं ना कहीं अगर आप उन्हें पैसे पे नहीं कर रहे, तो आप उन्हें मार्केटिंग के लिए डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, तो ठीक है। तो कई बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो आपके गैलरी तक का एक्सेस ले लेती हैं, ठीक है, जिनसे क्या होता है वो आपको उससे रेलेवेंट जो है एडवर्टीजमेंट शो करवाती हैं कि आपका स्ट्रक्चर क्या था, मतलब बेसिकली आपने गूगल पे क्या चीज सर्च की है, आपने ऑनलाइन प्रेजेंस है आपकी, तो आप जैसे ही आपको भूख लगती है आप सर्च करते हो, तो वो फौरन से जो है आपके पास उनका डेटा जाता है, डेटा जो है ऑलरेडी मॉडल पे ट्रेन होता है, तो आपको पता चल जाता है, तो उनको पता चल जाता है कि आपको क्या चीज दिखानी है नेक्स्ट, और वो क्रेविंग आपकी बढ़ते जाती है, और देन उसके बाद आप ऑर्डर कर लेते हो। तो आई थिंक इज क्लीनिंग आता है देन उसके बाद। तो यहां से आप समझ सकते हो कि डेटा कितनी पावरफुल चीज है, ठीक है। किसी भी मुल्क का डेटा उसकी मईशत से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप किसी का डेटा ले लोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि उस मुल्क में कितने लोग रहते हैं, कितने छोट उम्र क्या है उनकी, और सरकारी डेटा किस तरह से मौजूद है उनका। तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोग रियल लाइफ में आजकल देख भी रहे हो, ठीक है। अटैक्स हो रहे हैं एक दूसरे के अंदर, एक ये फील्ड चल रही है साथ साथ इसकी, और सेकंड फील्ड हमारे पास चल रही है साइबर सिक्योरिटी की, ठीक है। यहाँ से हम डेटा से मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, और वहां से हम मॉडल को सेफ बना रहे हैं, अपने सर्वर्स को सेफ बना रहे हैं साइबर सिक्योरिटी से। ये दोनों फील्ड आगे जाके हमारी लाइफ चेंज करने वाली है, ठीक है। ऑलरेडी कर चुकी है एमएल तो, और साइबर सिक्योरिटी ऑलरेडी उसी के साथ साथ चलते रहती है, क्योंकि जब आप सिस्टम बनाते हो तो आपको सिक्योर भी उस चीज को करना पड़ता है। तो खैर, जब आपके पास डेटा आता है तब आपने उसमें से कोई ना कोई एनालिसिस प्रोवाइड करनी होती है। जैसे अगर अमेजोन का डेटा है तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि ब्लैक फ्राइडे जैसी आएगा तो उस पर उस पे जो है काफी ज्यादा जो है लोग शॉपिंग करेंगे, तो इसी तरह से मुझे उसके अंदर अपने स्टॉक्स को ठीक रखना है। तो वो सुपरमार्केट को पता होगा रमजान आने वाला है, तो मुझे बताना पड़ेगा इम्तियाज को कि भाई रमजान में तुम्हारा इतना जो है तेल इतना ज्यादा कंज्यूम होता है, रमजान में लोग टीवी वगैरह नहीं खरीदते, रमजान में लोग ग्रोसरी ज्यादा खरीदते हैं। तो वो सब चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी कि भाई स्टॉक्स इतने आप परचेज करके रखो इस टाइम पीरियड में। तो प्री प्लान्ड भी होता है कि आपने पहले से प्लानिंग भी की हुई होती है इन चीजों को, तो जिससे आसानी हो जाती है काफी। तो ये आपने एनालिसिस प्रोवाइड करना होता है इन सुपर स्टोर्स और इन बड़ी बड़ी मार्केट्स को। इसके अंदर से टू बी ऑनेस्ट मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन आपने ज्यादा सिंटेक्स पे गौर नहीं करना, आपने इनके रीजंस पे गौर करना है कि रीजंस क्या है, हम क्यों यूज कर रहे हैं इन चीजों को। जैसे मैंने नंपाई पूछा था आपसे, लिटरली आपसे इसी तरह से ही उसके अंदर पूछा जाएगा, कि इंटरव्यूज के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि इसको इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, ठीक है। आपसे कोई सिंटेक्स नहीं पूछने वाला। सिंटेक्स सिर्फ वही कोई पूछ सकता है जिसको शायद खुद एआई ना चलाना आता हो, क्योंकि एआई आपको सब चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है। जी अबू जर, आपने हैंड रेज किया है। जी अबू जर, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आई थिंक मिस्टेकनली हुआ है। सो आपने उन्हें एक एनालिसिस प्रोवाइड करनी होती है, और उसकी एनालिसिस करके आप जो है मशीन मॉडल को लर्न करवाते हैं वो चीज, और देन उसके बाद फ्यूचर प्रोडक्शन जो है वो आपका मॉडल परफॉर्म कर रहा होता है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है साथ साथ। ये पांचों स्टेप्स आप लोगों को क्लियर है कि हम किस तरह से एमएल की तरफ जा रहे हैं? Yep, it's clear. चलो ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा पांडास, अगर आप गूगल कोलैब इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉल करने की वैसे नीड नहीं होती। तो आप अगर आप वीएस कोड वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला, वीएस कोड वगैरह में जाएं, क्योंकि मैंने खुद भी ये टीचर्स ने मुझसे कहा था कि वीएस कोड के अंदर परफॉर्म ना करो, लेकिन मुझे वीएस कोड की आदत थी तो मैं वीएस कोड के अंदर चला तो गया था, लेकिन बहुत सारी फाइल्स होती हैं जिन्हें आपने डाउनलोड करना पड़ता है, बहुत सारे एरर्स आते हैं। तो गूगल कोलैब एक सूटेबल सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप जाके ये सब चीजें काम कर सकते हो। तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग वहां पर ही जाके करो। बस ये देख लो कि अगर आपने कोड में इंपोर्ट करना होता है तो आप
import pandas as PD। और इस चीज का याद रखना है कि हम पीडी की जगह कुछ भी यूज कर सकते हो मैं अपना नाम भी यूज कर सकता हूँ, import pandas as समी, ठीक है। बट द थिंग इज, जब भी कोई आप किसी को अपना कोड भेजोगे तो वो बड़ा कंफ्यूज होगा, क्योंकि अब पीडी जो है ना आपका, ये हर लाइन के स्टार्ट में इस्तेमाल होता है। जब भी आप कोई पांडास का कोई फंक्शन इस्तेमाल करोगे तो उसके सामने आप पीडी लगाओगे और पीडी के बाद डॉट लगा के उस फंक्शन को कॉल करोगे। बट द थिंग इज कि अगर आप किसी को कोड सेंड करोगे और उसके अंदर समी लिखा होगा, समी डॉट समथिंग, समी डॉट समथिंग, वो काफी कंफ्यूज हो जाएगा, उसे नहीं समझ आएगा। तो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, पांडास के लिए हमेशा पीडी इस्तेमाल होता है और नंपाई के लिए हमेशा एनएम इस्तेमाल होता है। तो ये दो चीजें हैं, इनको हमेशा याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, अब हम जो है अपने डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं, जो कि सीरीज जो है 1D होता है हमारे पास, 1 डायमेंशन। इसके अंदर आप डेटा पुट कर सकते हैं जिस तरह से आप पिछले नंपाई के अंदर पुट करते थे। वो बेसिकली नंपाई क्या करता था, वो एरे के अंदर चेंज करता था। इसके अंदर भी एक तरह से एरे में ही चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपके ये दो तरह के आपके पास टाइप्स होते हैं, सीरीज होता है और दूसरा डेटा फ्रेम्स होता है। डेटा फ्रेम्स के अंदर 2D स्ट्रक्चर्स आपका स्टोर करवाते हो आप, और इसके अंदर जो है आप सीरीज के अंदर 1D आप डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करवाते हो। तो आप लोग इस कोड को चेक करो कि इम्पोर्ट एक छोटा सा स्नैपशॉट है जिसके अंदर आपको बताया हुआ है कि इम्पोर्ट पांडास एस पीडी, पांडास को आपने इम्पोर्ट किया है। मार्क्स मार्क्स एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर पांडास डॉट सीरीज है, और आपने इस सीरीज को उसके अंदर स्टोर करवा दिया एंड देन मार्क्स को आपने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये डेटा टाइप और ये int64 ये आपको बाय डिफॉल्ट शो हो रहा है यहाँ पर। हर कंपाइलर में जरूरी नहीं है ये शो, ठीक है। कुछ कंपाइलर में शो होता है, कुछ पे नहीं होता। VS कोड के अंदर मैंने देखा है वहां पे शो नहीं हो रहा था, मेरे कंपाइलर में शो नहीं होता था। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना आपने, जस्ट आपको ये समझ आना चाहिए कि आपके पास ये चीज प्रिंट हो गई इसकी सीरीज विद इंडेक्सिंग, जो कि आप कह सकते हो कि इंडेक्सिंग हमने पिछले भी पढ़ा था कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 1 2 3 4 हमेशा इसी तरह से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया। अगर आपने इसकी इंडेक्सिंग इस तरह से प्रोवाइड करनी है कि मैं चाहता हूं कि आयशा के नाम के आगे 85 प्रिंट हो, तो मैं सिंपल कॉमा लगा के इंडेक्स लगा दूंगा और उनके नाम आगे प्रिंट करवा दूंगा। बाय डिफॉल्ट इस सीरीज का फंक्शन ये काम करता है कि इंडेक्सिंग के साथ उसके नंबर्स या इंडेक्सिंग के साथ उसका डेटा जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट करवा देता है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, क्रिएटिंग अ स्क्रीन सीरीज तक। What is 64 in the data type? Int 64. N64 आपको बता रहा है कि डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप बेसिकली अगर आप इसके अंदर देखो तो आपको कोई फ्लोट की वैल्यू नजर आ रही है। फ्लोट कौन सी वैल्यूज होती है आपको पता है? Yes, decimal values होती हैं, but the point डेसिमल। is मैं ये पूछ रहा हूँ कि int के साथ जो 64 है, what is meant by 64? ये बिट्स की बात होती है, बिट्स कितने बिट्स स्टोर करवा रहा है, ठीक है। तो एंड Okay. 64 जी कितने बिट्स स्टोर करवा रहे हैं, ये लो लेवल की बात है जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है। आप सिर्फ इतना समझो कि 6 इंट इंट जो है आपका डेटा टाइप कौन सा है, इंट है। आपको ये बात क्लियर है? Yep. ठीक है। अच्छा सर। जी जी। सर सर इसको सीरीज को रिपीट कर दीजिएगा स्टार्ट में से, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि इंटरनेट स्टेबल हो आपका, बिकॉज अगर मैं इस तरह से रिपीट करता रहूंगा तो हमारी जो अभी देखो कौन से पेज पर है, हम 8 पेज पर है और 37 तक हमने पहुंचना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मेक श्योर कि इंटरनेट जो है आपका स्टेबल हो। और मैं बस 2 मिनट के उसको जल्दी से रिपीट करता हूँ। अच्छा, सीरीज हमारे पास क्या होता है, 1 डायमेंशनल लेबल डायरे होता है, ठीक हो गया। इसके अंदर हम क्या बात कर रहे थे, इसके अंदर हम जिस तरह से पहले स्टोर करवा रहे थे नमपाई के अंदर, हम जो अपनी वैल्यूज स्टोर करवा रहे थे, इसके अंदर भी हम उसी तरह से स्टोर करवाते हैं। लेकिन हम इसके अंदर कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, इसके अंदर पांडास को स्टोर करवा रहे हैं और इसके अंदर हम 1D यूज कर रहे हैं। सही है, सीरीज के अंदर हम हमेशा 1D यूज करेंगे, और जब हमारे पास 2 डायमेंशन की बात आएगी तो हम उसके लिए डेटा फ्रेम्स को यूज करेंगे, DF को यूज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर बस यही बात है। और अगर मुझे हाँ, तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो अगर हमारे पास सीरीज है, सीरीज अगर मुझे प्रिंट करवानी है, अगर मैंने उसका इंडेक्स को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, इंडेक्स यानी 0 1 2 3 कुछ भी मेंशन नहीं है इसके साथ, तो ये बाय डिफॉल्ट ये खुद से इंडेक्स दे देगा 0 1 2 3 4। बट अगर मैं उसका इंडेक्स मेंशन कर दूं, मैं चाहता हूं कि आयशा के नाम के सामने 85 आए, बिलाल के नाम के सामने 65 आए, 67 आए, तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स को आगे मेंशन करूंगा और वो सब कोई स्ट्रिंग लगाना चाह रहा हूँ स्ट्रिंग लगा दूंगा, कोई नंबर लगाना चाह रहा हूँ नंबर लगा दूंगा। आई होप सो क्लियर है अब तुम्हें, आपको क्लियर है? जी सर क्लियर है, थैंक यू सो मच। सर खुश। अच्छा, असेसिंग वैल्यूज इन अ सीरीज। अब आपने वैल्यूज को असेस करना है कि किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप किस तरह से करोगे, देखो अब हमारे पास
सीरीज तो मौजूद थी, अब मुझे मार्क्स पता करवाने सारा के, तो मैंने क्या लेबल के थ्रू उसको कॉल किया। लेबल, ये बेसिकली ना लेबल है, इसने इसने डेटा सेट के हर रॉ को एक नाम दे दिया, ठीक है, और उस नाम का क्या है, आयशा के नाम के सामने क्या है, 85 है। तो बेसिकली अब मैंने इसको लेबल के थ्रू अगर मैं कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, कि मुझे 92 प्रिंट करके दे देगा, जो कि सारा के नंबर्स है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं किसी भी सिस्टम के अंदर आपका नाम डालूं और आपके नंबर जो उसके अंदर मौजूद है, तो वो नंबर फौरन से आ जाएंगे, ठीक है। या आपका डेटा आ जाएगा पूरा का पूरा, जितना भी डेटा मैंने स्टोर करवाया वो। तो ये बेसिकली ये बताता है कि आपने लेबल के थ्रू अगर किसी नंबर को एक्सेस करना है, लेबल के थ्रू किसी के डेटा को एक्सेस करना है, तो आप कैसे करोगे, आप सिंपल उसका जो इंडेक्स है उसे पास करवा दोगे और वो आपको उसका सारा डेटा लाकर दे देगा, ठीक है। आईलॉग क्या होता है, आईलॉग बेसिकली हमारे पास होता है, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे, बस इसको याद रखो। अभी बाय पोजीशन, बाय लेबल से जब करना होता है तो हम सिंपल उसका लेबल पास करवा देते हैं या इंडेक्स पास करवा देते हैं। लेकिन अगर हमें बाय पोजीशन की बात करनी होती है, तो बाय पोजीशन में हम क्या पास करते हैं, अगर मुझे आई लॉग टू, बेसिकली अब देखो इसके अंदर जो टू था वो हमेशा हम 0 1 2, हमने हमेशा बात की है कि एरे स्टार्ट्स विद 0। तो यहां तक आप सबको अब क्लियर होना चाहिए कि कभी भी आप एरे को 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मैंने आई लॉग 2 बोला है, तो यहाँ पर ये 2 जो है वो सारा बनती है बेसिकली, और सारा को अगर मुझे सारा के नंबर्स को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, तो मेरे पास सारा के नंबर आ जाएंगे, विच इज 92। क्लियर है यहाँ तक, आई लॉग का क्लियर है सबको। आई लॉग है क्या, मैं भी बताता हूँ, नीचे जाके पढ़ना है हमने फंक्शन। लेकिन समझ आ रहा है कि हम बाय लेबल कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बाय पोजिशन कैसे एक्सेस कर सकते हैं। यस सर। सही है। अच्छा, तो अब हमारे पास मार्क्स है, मार्क्स डॉट वैल्यूज। अगर हमें उन सारे मार्क्स को एक साथ प्रिंट करवाना है, यानी सारी वैल्यूज जितनी भी है उसकी सिर्फ वो प्रिंट करवानी है वैल्यूज, तो हम क्या ऐड कर देंगे, मार्क्स डॉट वैल्यूज प्रिंट करवा देंगे, जो कि नंपाई के अंदर एक एरे होती है, वो पूरी की पूरे एरे को खुद ब खुद प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब इसी तरह से इंडेक्स लेवल है, अगर मैं इंडेक्स करवाऊंगा तो मुझे वो इंडेक्स प्रोवाइड कर देगा, सारे जितने भी इंडेक्सेस थे मेरे वो सारे प्रोवाइड कर देगा। डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, यहां पर ही समझ लो। ऑब्जेक्ट बेसिकली वो होता है जिसके अंदर हमारे पास या तो स्ट्रिंग मौजूद हो। स्ट्रिंग आप लोगों को पता है ना क्या होती है। सर जिसमें ये हमारे पास कोई भी करेक्टर पे डबल या सिंगल कोटेशन मार्क्स लगाते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। ग्रेट। तो या तो वो स्ट्रिंग हो, किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम के अंदर या तो स्ट्रिंग्स मौजूद हो, या फिर हमारे पास किसी भी कॉलम में नेक्स्ट डेटा मौजूद हो, कि उसके अंदर कुछ भी मिक्स मौजूद हो सकता है, ठीक है। तो हम उसके लिए हम डेटा टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप इंडेक्स यहाँ पर प्रिंट करवाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेटा टाइप प्रिंट करके दे देगा और ऑब्जेक्ट भी प्रिंट करके दे देगा। वो बता देगा ये इंट है, इंट होगा तो वहां पे 64 लिख देगा। ये हर कंपाइलर या इंटरप्रेटर की अपनी अपनी होती है। लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि बिट्स अपने अपने होते हैं, बट ये कि कोई डेटा टाइप मेंशन करता है और कोई डेटा टाइप मेंशन नहीं करता। गूगल कोलैब के अंदर मेरे ख्याल में डेटा टाइप आपको मेंशन करके देता है, बट इसके लिए आपको इतनी नीड नहीं है। तो आप अभी फोकस करोगे किस चीज पर, कि आपने इंडेक्स अगर प्रिंट करवाना है तो आप डॉट इंडेक्स कर दोगे, अगर आपने वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो वो उस एरे की सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दे देगा। आई होप सो ये सिर्फ क्लियर है आप लोगों को ओवरव्यू कि हमने किया किस तरह से, एक्सेस किस तरह से किया है। अगर मुझे हाँ हर सर। एक एक टर्म को एक्सेस करना हो तो कैसे करना है, क्लियर है। यस सर। ओके, तो हमारे पास अब इंडेक्स की बात आता है। इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स हमने पीछे क्लास में भी पढ़ा है कि इंडेक्स क्या होता है। अभी मैंने आपको पता है, इंडेक्स इज व्हाट मेक्स अ सीरीज मोर पावरफुल देन अ प्लेन लिस्ट, इवन ऑपरेशन, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, अर्थमेटिक। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब भी हम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स, अभी मैंने यही बात की थी कि जब मुझे इंडेक्स के थ्रू किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है, मुझे अगर पता है कि इसका इंडेक्स क्या है, 2 है, तो मैं काफी इजीली जो है इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसीलिए इसी को इंडेक्सिंग कहते हैं बेसिकली। ये हम नंपाई के अंदर भी पढ़ चुके हैं, इसके अंदर हम मजीद जाएंगे नहीं, ये 2 लाइन की बस डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसे आप देख लेना कि अगर हमें कभी भी इंडेक्सिंग किसी की करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। वो सिंपल है कि आप 0 1 2 3 से, 0 से स्टार्ट होता है और इंडेक्सिंग आपकी वैसी रहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडेक्सिंग है। अब आता है हमारे पास मेन चीज, डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के बारे में हमने क्या बात की है, ये क्या होता है, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, यानी इसके अंदर रॉज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं, और आप इसको इंडेक्स भी प्रोवाइड कर सकते हो कि इसका इंडेक्स कौन सा होगा, उस रॉ और कॉलम का स्पेसिफिक इंडेक्स क्या होगा, आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हो। अभी हमने देखा इंडेक्सिंग क्या होती है, किसी भी डेटा सेट के रॉस को नाम दे देना, रॉस को नंबर एक प्रोवाइड कर देना,
और वो नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो उसको हम इंडेक्सिंग भी कह रहे होते हैं। इससे हमें पता चल जाता है हर एक रॉ की जो है एक क्या कहते हैं, एक पहचान बन जाती है, एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे अगर मुझे किसी भी स्पेसिफिक रॉ को अगर कॉल करना है, तो मैं सिर्फ उसका इंडेक्स कॉल कर दूंगा, तो उसका सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स कॉल करने से। तो 2D होता है, रॉज होते हैं, कॉलम्स होता है, ये सब चीजें बता दी है। कॉलम में बेसिकली हम फीचर्स और एट्रीब्यूट्स ऊपर लिखते हैं। ऐसे ही होता है ना कि डेट हम ऊपर लिखते हैं, या नाम हम ऊपर लिख रहे होते हैं, वो बेसिकली कॉलम के बारे में बता रहा होता है। और रॉस के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको हम लिख रहे होते हैं। ऊपर जो होता है एक जनरल टाइटल होता है ऊपर, ठीक है। तो अब हमारे पास है, देखें हर कोड का स्टार्ट कहाँ से हुआ, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, ठीक हो गया। अब आपने डेटा को आपने इस तरह से स्टोर करवाया, ठीक है। अब आपने डेटा फ्रेम को यूज किया। डेटा फ्रेम ने क्या किया आपका, इस डेटा फ्रेम ने आपको इस पूरे डेटा को जो है एक फ्रेम के अंदर लाकर रख दिया। ये जो है ये जिस तरह से लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली एक जेसन भी है, जेसन फाइल होती है। जेसन फाइल भी बिल्कुल इसी तरह होती है। जेसन फाइल आप आगे जाके लाजमी पढ़ोगे, जब आप खुद से, अच्छा जेसन फाइल ऐसी चीज नहीं कि वो आपको सामने से कोई पढ़ा। जेसन फाइल ऐसी चीज है, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे आपको समझ आ जाएगा जेसन फाइल होती कैसे। अगर आपको ये लिखना आता है ना, तो जेसन फाइल भी आता होगा। जेसन फाइल के अंदर भी बस ये कॉमा इसी तरह से ब्रैकेट्स बने होते हैं और वैल्यूज लिखी होती है और की होती है उसकी एक, जो कि आप की स्टोर करवा देते हो। उसके अंदर इतना मुश्किल नहीं होता। तो जेसन फाइल बड़ी आसान होती है कंप्यूटर को समझने में, और काफी एफिशिएंट भी होती है। तो बेसिकली आपने पहले डेटा लिखा, आपने एक डेटा का एक क्या कहते हैं, सेक्शन बनाया, या डेटा का एक वेरिएबल के अंदर आपने वो सब चीजें स्टोर करवाई। देन उसके बाद उसे डेटा फ्रेम का जो फंक्शन को यूज करते हुए डेटा को उसके अंदर से पास करवाया। तो डेटा फ्रेम के फंक्शन ने क्या किया, इस पूरे डेटा को टेबल फॉर्म के अंदर लेकर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यप, क्लियर। yes sir, ठीक है, सिंपल सा काम था, इतना कोई मुश्किल काम नहीं था। तो बस इसके अंदर ये पूरी चीजें यही बताई हुई है कि इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसने 0 से लेकर 7 तक ये कैसे किया। तो ये जितना डिटेल्ड बनाया हुआ है, ये जब आप एक बार खुद भी पढ़ोगे तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा। और एक चीज दिखा देता हूँ आप लोगों को, जितनी भी मेरी फाइल्स मिलेंगी ना, सॉरी मैं कल अपलोड नहीं कर सका कल वाले लेक्चर्स की फाइल, बट आप लोगों को मैं इंशाल्लाह वो ड्राइव के अंदर अपलोड करके मैं सारी चीजें करवा दूंगा। मेरे जो क्वेश्चन होंगे ना, जो ये फाइल होगी, ये मैंने एआई से ही बनवाई है, क्लॉड से ही बनवाई है। आप भी बनवा सकते हो, लेकिन आपको प्रॉम्प्ट जरा देख के देना होगा कि आपको क्या चीजें इंक्लूड करवानी है, क्या चीज नहीं करवानी। वो अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर देता है। तो मुझे तो वो चीजें करवानी थी जो मैंने आपको एक्चुअल में पढ़ाना भी है। तो ये सारी जितनी भी हम चीजें पढ़ने जा रहे हैं, ये सब चीजें इसके अंदर एक ही शीट के अंदर मौजूद है लास्ट में, जो आप लोगों के लिए फ्यूचर में जब भी आपको रिविजन करना हो तो आप इसको देख के कर सकते हो। बट अगेन आप लोगों को क्रैम नहीं करना है इन सब चीजों को। आप लोगों ने बस समझना है कि ये होती क्या है और इनको यूज कैसे करते हैं। अच्छा जी, तो अब हमारे पास, हमने ये देख लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है रीडिंग डेटा। सीएसवी फाइल आप लोगों को पता है, सीएसवी फाइल हम क्यों यूज करते हैं, ये एफिशिएंट होता है हमारे पास, बहुत ही ज्यादा यूज होता है केगल कॉम्पिटिशन्स वगैरह में। या आप केगल के अंदर, आप केगल का पता है आप लोगों को, केगल क्या है? यस सर, उसमें डिफरेंट डेटा सेट हम लेते हैं वहां से। हाँ, केगल एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप जाओगे, केगल की स्पेलिंग लिख देता हूँ, आप लोग जाना। और आप लोगों को मैं जो है टास्क भी दूंगा। अगर आप लोगों में मुझे नजर आया ना कि आप लोगों के अंदर काम करने की वो है, कि आप लोगों ने करना है, मुझे अगर आप लोगों में से कोई भी 3-4 बंदे भी नजर आया ना कि जिनको सच में इस कोर्स के अंदर से कुछ सीख कर जाना है, सर्टिफिकेट डजंट मैटर। अगर आप किसी को समझा सकते हो ना, सर्टिफिकेट मैटर्स अलॉट, लेकिन तब जब वो किसी बड़ी कंपनी का हो या किसी उस जगह का हो। बट द थिंग इज, अगर आपको समझाना आता है ना, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये चीज पढ़ी हुई है। ठीक है, तो मेरे पास ये एक्सपीरियंस मौजूद है, मैं उस पर आप लोगों को चीजें पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग इस मेंटेलिटी पे रहोगे कि आप लोगों ने सर्टिफिकेट लेना है, देन आप कुछ जाके ये चीजें करोगे, तो फिर आप लोग काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाओगे। तो आप लोग अभी क्या करो, आप लोगों को जो टास्क दे रहा हूँ या नेक्स्ट क्लास के अंदर दूंगा, आप लोग उसको परफॉर्म करना, मेरे लिए नहीं अपने लिए करना, और अपनी गिटहब प्रोफाइल पर लाजमी डालना, और अपने लिंक्डइन पर भी डालना कि आपने पाइथन में पांडाज और ये दोनों कर ली है, और आपने क्या क्या आउटकम्स निकाला है। वो मैं आप लोगों को कल जाने से पहले एक छोटे से 5 मिनट के अंदर बताऊंगा कि लिंक्डइन पे आपने किस तरह से मेंटेन करनी है चीजें। टू बी ऑनेस्ट, हमारे टीचर जो है ना, पढ़ाते ज्यादा थे
लेकिन उससे भी ज्यादा वो इस चीज पर फोकस करवाते थे कि आपने गिटहब कैसे मेंटेन रखना है और लिंक्डइन को कैसे मेंटेन रखना है। तो मैं ये सब चीजें आप लोगों को छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें हमने उनसे सीखी है। ठीक है, तो खैर, अच्छा हमारे पास अब आपने रीडिंग सीएसवी फाइल को किस तरह से रीड करवाना होता है। आप सबसे पहले सीएसवी फाइल को अपलोड करोगे गूगल कोलैब पे। कैसे अपलोड करोगे कल हम देखेंगे, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें रीड करवाना होता है, इस फंक्शन के थ्रू हम रीड करवाते हैं, रीड अंडरस्कोर सीएसवी, और उस फाइल का नाम बताते हैं हम, जो फाइल आपने एक्चुअली अपलोड किया उसका एक्चुअल नाम किया है। जब आप ये फाइल बताते हो तो ये आपका जो कोड है, पाइथन का कोड, ये इसको पढ़ लेता है, इस पूरी की पूरी फाइल को पढ़ लेता है। अब आपने शो भी तो करवाना है कुछ स्क्रीन पर, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, डेफ डॉट हेड। ठीक है, डेफ डॉट हेड क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट बेसिकली डेफ डॉट हेड आपका होता है कि डीएफ डॉट HEAD, ये होता है अगर मैं इसके अंदर n की वैल्यू लिख दूं 3, तो ये तीन तीन वैल्यूज को स्टोर करवा देगा। 0 से लेकर 2 तक की वैल्यूज को शो करवा देगा। जो आपका डेटा सेट है उसकी 0 से लेकर 2 तक की जो वैल्यूज है इंडेक्सिंग पर मौजूद है उसको शो करवा देगा स्क्रीन पर। ये सिर्फ पता लगाने के लिए क्या मेरा डेटा अपलोड हुआ भी या नहीं हुआ। अगर मुझे देखना है कि मेरा डेटा अपलोड हो गया तो मैं डायरेक्टली ये फंक्शन कॉल करूंगा डेफ डॉट हेड, और इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा डेटा जो है वो अपलोड हो चुका है। और जिस फॉर्मेट में है मैं बस देख के आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा जो नाम है क्या वो नेम ऊपर ही आ रहा है, एज का कॉलम उसके बाद आ रहा है, मार्क्स इस तरह ही आ रहा है, तो उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरा डेटा है किस फॉर्मेट में और क्या वो ठीक अपलोड हुआ भी या नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं हेड जो है मेरे पास खाली है तो इसका मतलब हमेशा ये बाय डिफॉल्ट 5 होता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आपका 5 होता है हमेशा। तो यानी जब भी आप डीएफ डॉट हेड लिखोगे तो ये हमेशा 0 से लेकर 4 तक की इंडेक्सिंग ही प्रिंट करेगा। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो इसने आपको जो मैंने डेटा सेट अपलोड किया था उसके 5 तक की वैल्यूज, 0 से लेके 4 तक इंडेक्सिंग पे जितनी वैल्यूज अपलोड थी मौजूद थी वो सब चीजें हमें इसने दे दी है। ठीक है, अदर फाइल फॉर्मेट्स भी मैंने आपको बताया था कि एक्सेल फाइल भी हो सकता है, तो वो क्या है, फाइल डॉट कोई भी फाइल का नाम होगा उसका डॉट XLSX होगा। ये सारी चीजें टीचर्स नहीं बताते बच्चों को, बट द थिंग इज मुझे लगता है कि बताना चाहिए ताकि जब आप आगे किसी को समझा रहे हो तब आपको पता चलना चाहिए कि जेसन फाइल होती क्या है, जेसन फाइल दिखती कैसे है। मैंने आपको सिर्फ नाम बता दिया जेसन का। अब आपके सामने कभी भी जेसन फाइल का नाम आएगा ना, आपको कोई चीज समझ आ जाएगी। जी वाजिद, आप क्या बता रहे, क्या पूछ रहे हो, हैंड रेज किया आपने? सर ये मार्क्स की जगह ना लास्ट में हिना के सामने, हिना के जो मार्क्स हैं वहां पर 9 है, तो इसके जी नंबर जी, कैसे पता करेंगे? मैं बताता हूँ। जब भी आपके पास कोई डेटा सेट में मिसिंग होता है ना, तो ये वहां पर बाय डिफॉल्ट नैन पुट कर देता है। इससे पता चल जाता है हमारे पास कि क्या कहीं पर कोई चीज मिसिंग है या नहीं। सही है, तो ये नैन बेसिकली बाय डिफॉल्ट पुट कर देता है कि कहीं पर आपके पास कोई नॉट अवेलेबल होता है ना, ये उसी तरह का है। मुझे इसकी फुल फॉर्म अभी याद नहीं है, मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ, बल्कि उसके लिए टाइम लग जाएगा अभी। लेकिन द थिंग इज आपको समझ आएगी कि जब हमारे पास डेटा कहीं पर मिसिंग होता है तो वहां पर नैन प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। सही है, तो इसको आपने खुद टैकल करना होता है। इसके लिए काफी सारे स्ट्रेटेजीज होते हैं। सही है, ये तो एक एक डेटा है। अब इमेजिन करो आपके पास 10 लाख रॉस का डेटा है, 20 लाख रॉस का डेटा है। आप इमेजिन करो कि उसके अंदर कितने ऐसे पोर्शन होंगे जो कि खाली होंगे। जब आप उन पर काम करने लगते हो ना तब आपको पता चलता है कि पाइथन इज अ ब्लेसिंग। ठीक है, जब आप उन पर काम करोगे तब आपको ये चीज समझ आएगी कि अगर आपने सॉर्ट करनी है उन सब चीजों को तो आप कैसे एक दो लाइन ऑफ कोड लिख के आप पूरी की पूरी चीजें सॉर्ट कर सकते हो। इमेजिन करोगे आपके पास इतना बड़ा डेटा सेट आया है तो आप किस तरह से उसे टैकल करोगे। ठीक है, ये तो बहुत ही छोटे छोटे डेटा सेट है ना, 100 लाइन 200 लाइन, बट द थिंग इज आपको प्रिपेयर करवाया जा रहा है उस टाइम के लिए जब आपके पास इतने सारे डेटा सेट, इतना बड़ा डेटा सेट होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये भी फाइल फॉर्मेट हो सकती है, एक्सेल फाइल हो सकती है, जेसन हो सकती है। और जेसन क्या होती है ये आप खुद रिसर्च करोगे या नहीं भी करोगे तो आपको किसी ना किसी प्रोजेक्ट में मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको खुद ब खुद मैं आपको दे दूंगा कि जेसन फाइल से करके दिखा दो, तो आप लोग कर लोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अच्छा, अब आपको डेटा को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, एक्सप्लोर से मुराद आपको पता चलना चाहिए कि डेटा के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, डेटा किस तरह का है। डेटा के अंदर जैसे मैंने अभी देखा है डॉट डीएफ डॉट
हेड सिर्फ मैंने वहां पर लगाया था तो मुझे पता चल गया था स्टार्टिंग के 5 जो लाइंस है उसके अंदर किस तरह का डेटा है, तो मुझे एक आइडिया हो गया था कि वो स्टूडेंट का डेटा है जिसके अंदर वो सब चीजें थी। बट द थिंग इज कि मुझे लाइंस को चेक भी करना है कि क्या मैं सही जा भी रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो पहले तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी कि n इज इक्वल टू 5। अगर आपके पास df डॉट हेड आपका खाली है तो वो बाय डिफॉल्ट 5 होता है, लेकिन आप 3 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, 10 भी पुट कर सकते हो, 100 भी पुट कर सकते हो, तो आपको उस हिसाब से दे देगा। ठीक है, आपका जो है df डॉट टेल एन जो है आपका, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये नीचे से जितना डेटा है ना, अगर आपने टेल अगर मैं लिखूं और मैं नीचे से जितना डेटा है, यानी मेरे पास 7 स्टूडेंट्स का डेटा था, 0 से 7 तक का डेटा था, विच इज 8 स्टूडेंट्स का डेटा। अगर मुझे नीचे का डेटा चाहिए, मैं नीचे का डेटा देखना चाह रहा हूँ कि वो किस तरह का है, क्या कोई इसके अंदर गड़बड़ तो नहीं है, सिर्फ देखने के लिए, मैं बस क्यूरोसिटी है। मैं जब आपके पास इतना बड़ा डेटा सेट होता है ना, आप जाहिर सी बात है 10 लाख डेटा नहीं देख सकते, 10 लाख लाइन्स का डेटा नहीं देख सकते। आप रैंडमली डेटा सेलेक्ट करते हो, आप सेलेक्ट करोगे, पहले 100 लाइन्स का डेटा देखोगे, फिर 200 लाइन्स का डेटा देखोगे, फिर आप बोलोगे मुझे बस बताओ 2000 से लेके 2010 तक का डेटा दिखा दो मुझे। तो वो कैसे देखते हैं, वो हम आके देखेंगे। बट द थिंग इज ये हेड और टेल आपको पता चल जा रहा है कि क्या जिस तरह से कंसिस्टेंसी हेड के अंदर है उसी तरह से टेल के अंदर है भी या नहीं है, तो ये सब चीजें आपको उसके अंदर पता चल जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको, हेड और टेल? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है। टेल के अंदर भी अगर आपके पास कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगी तो वो वैल्यू 5 होगी, तो आपको 5 तक के नीचे से वैल्यू दे देगा उठाकर, और हेड के लिए भी सेम सिमिलर था। अच्छा, अब सैंपल है। सैंपल क्या करता है, सैंपल ये करता है कि आपको प्रोवाइड करेगा वो रैंडमली। अब मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि डेटा सेट जितना बड़ा होता है उतना आपके पास इश्यूज होते हैं कि आपको जो है आप सारा डेटा नहीं देख सकते। अब मैं सैंपल डेटा ले रहा हूँ, जैसे एक मिसाल बताता हूँ कि जब आपके पास सर्वे आता है कोई, आपने देखा होगा ना कि जब इलेक्शन चल रहे होते हैं तो इलेक्शंस में स्पेसिफिक पार्टी के लिए आपको बोला जाता है कि स्पेसिफिक पार्टी जो है इतने वोट से जीतने वाली है, या हमने सर्वे करवाया है इस इलाके में। क्या वो आपके घर भी आते हैं सर्वे करने? क्या वो नो। आपसे पूछते हैं कि आप, जी जी, क्या वो आपके घर आते हैं सर्वे करने, आपसे पूछने? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? सर जी पूछे सर। क्या आप? जी जी, क्या पूछ रहे हैं आप? जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को जब आपका कुछ सर्वे होता है आपके इलाके में या कहीं पर भी, तो क्या आप लोगों से भी आपकी वो ली जाती है, कंपलसरी होता है कि अगर मैंने बोला है कि मैं जो है इस्लामाबाद में रहता हूँ और एक रिपोर्ट आती है कि इस्लामाबाद के 90% लोग ये समझते हैं कि इस ये केस की जो है डिसीजन गलत है, तो क्या जरूरी है कि उसमें मुझे भी उन्होंने शामिल किया हो? नो सर। नो सर। ऐसा जरूरी नहीं है। उन्होंने एक अपने अजम्पशन के बेस पे उन्होंने एक डेटा सेट लिया, उन्होंने 100-200 बंदों को पकड़ा और उस पर उन्होंने सर्वे कंडक्ट करवाया, यानी एक सैंपल लिया, एक पॉपुलेशन का एक सैंपल लिया और उस पर उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट करवाया, और उस सर्वे के नतीजे को उन्होंने ये बता दिया कि 90% तक के लोग ये समझते हैं। तो इसी तरह से हम ये काम करते हैं, हम प्योरली एनालिसिस पे बात कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, होता ये है कि उस जो 200 बंदों का सैंपल लिया गया था ना, वो 200 बंदों में से अगर 90% बंदों ने ये कहा है कि ऐसा होगा, तो इट्स मीन के वो ये कहते हैं कि 90% ऑफ इस्लामाबाद सैंपल से वो पॉपुलेशन को रिलेट कर देते हैं। तो इसी तरह से हम जो है डेटा के अंदर भी ये काम करते हैं कि हम सैंपल उठाते हैं, हम एक रैंडम सैंपल उठाते हैं। मैंने इसके अंदर रैंडम सैंपल उठाया है, मेरे पास 0 से लेके 7 तक के इंडेक्सिंग का बच्चों के स्टूडेंट का डेटा था। मैंने उसमें से रैंडम डेटा उठाया कितना, सैंपल डेटा उठाया कितना, 3 बंदों का उठाया। अब सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट मुझे 3 उठाकर दे दिया, 507। वो 0 to 1 भी दे सकता था, 3 4 5 भी दे सकता था, वो अपनी मर्जी से कोई से भी 3 बच्चों का डेटा उठाकर दे सकता था। रैंडम स्टेट वन क्या बताती है आपकी, रैंडम स्टेट वन आप ना भी लिखो तब भी चलेगा, बट द थिंग इज रैंडम स्टेट वन आपको ये चीज बताती है कि जब भी आप ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, तो रैंडम स्टेट वन आपका हमेशा इसी 3 लाइंस को उठाकर आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो वो अभी आपको प्रोवाइड कर दे रहा है। लेकिन अगर आप रैंडम स्टेट वन हटा देते हो, रैंडम स्टेट वन नहीं, आप यहाँ पे रैंडम स्टेट कुछ भी लगा सकते हो, रैंडम स्टेट 2 लगा दो, 10 लगा दो, कुछ भी लगा दो, इट डजंट इवन मैटर। ठीक है, ये आप चूंकि अपने एनालिसिस के लिए करते हो तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये चेक पॉइंट बना देता है बेसिकली कि सेम रैंडम वैल्यू जो है आपको वो उठाकर देगा हमेशा जब भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है,
यहीं पर लिखा हुआ रैंडम स्टेट फिक्सेस द रैंडम सीड, so the same random rows appear every time when you run the code, useful for reproducible examples. जब आपने दोबारा किसी के कोड चलाकर सेंड करना है तो आप बता सकते हो कि आपने किस सैंपल पर काम किया है। आप रैंडम स्टेट कोई भी सेट कर दो, तो जैसी वो लाइन एग्जीक्यूट होगी आपके पास कोड में वो चीज मौजूद होगी, और जैसी वो कोई भी कोड रन करेगा तो आप लोगों को तो उसके पास भी सेम सैंपल अपेयर होगा, जिससे जो आपका एनालिसिस होगा आप उसे सेंड कर सकते हो उसे कि हाँ यार मेरा एनालिसिस इस सैंपल पर ये था, आपका एनालिसिस भी आप चेक कर सकते हो क्या इसी सैंपल पर ये है या नहीं है। ठीक हो गया। अगर आप चाहते हो रैंडम स्टेट को अभी आप ना देखो तो वो क्या करेगा, हर बार आप 3 लिखोगे सिर्फ तो वो कोई भी रैंडमली 3 स्टूडेंट्स का डेटा कभी भी उठाकर दे देगा आपको। अगर 10 लाख का डेटा है तो वो आपको 9999 9998 9987 कुछ भी रैंडमली डेटा आपको उठाकर दे देगा। ठीक हो गया। क्लियर है यहाँ तक रैंडम डीएफ डॉट सैंपल क्या होता है? यस सर, यहाँ तक क्लियर है। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? नो सर। चलो ठीक है। तो डीएफ डॉट शेप हमारे पास क्या होती है, अभी आपका शेप बताता है बेसिकली जो आपका टेबल है उसका रॉस कितनी है और कॉलम कितनी है। जब आप डीएफ डॉट शेप लिखोगे सबसे पहले तो आपने इस चीज को याद रखना है कि आपने जो भी डेटा सेट आपने इसको प्रोवाइड किया है उसके अंदर कहाँ गया कोड। हाँ, जब भी आप नहीं कहाँ गया कोड, ये रहा। जब भी आप कोई डेटा सेट प्रोवाइड करोगे तो आपने उसे डीएफ के अंदर स्टोर करवाना है। ठीक है, यानी इसके अंदर पीडी और सबसे पहले आपने डेटा बनाया, डेटा का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने डेटा लिखा। देन आपने क्या किया, डेटा फ्रेम के अंदर से उसको पास करवाया उस डेटा को, और उसे किसके अंदर स्टोर करवाया, डीएफ के अंदर। अब आपका डीएफ आ चुका है। अब आप जितने भी मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाओगे फंक्शंस के थ्रू इसके ऊपर, तो ये डीएफ को ही कॉल करेगा हमेशा। यानी अब ये इसको कॉल नहीं करेगा बार बार, अब ये डीएफ को कॉल करेगा क्योंकि डीएफ के अंदर ही ये सब चीजें स्टोर है। ठीक है, तो ये डीएफ के अंदर ये सब चीजें स्टोर करेगा। और अब मैं अगर डीएफ डॉट शेप लिखूंगा, आपके पास एक ही एग्जाम्पल होनी चाहिए जो कि अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं। वो कौन सी एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर 8 बच्चों का डेटा है, उसी पे हम सैंपल देख रहे हैं, उसी पे हम शेप देख रहे हैं, उसी पे हम सारी चीजें देख रहे हैं, उसी पे हमने हेड देखा, उसी पे हमने टेल देखा, अब हम शेप देख रहे हैं। तो ये हमें बता रहे हैं कि 8 जो है वो रॉज है और कॉलम कितने हमारे पास 4 है, नेम, एज, मार्क्स और डिपार्टमेंट। ठीक हो गया। और रॉज कितनी है हमारे पास 8 है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अब जो हमारे पास है डीएफ डॉट कॉलम्स, डीएफ डॉट कॉलम्स बता रहा है कि कॉलम्स के आपको नाम लिख कर दे देगा वो। ठीक है, कि कौन कौन से कॉलम्स हैं आपके पास, वो आपके नाम लिख कर दे देगा। और ऑब्जेक्ट बता रहा है क्योंकि आपने स्ट्रिंग है इसके अंदर, तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट भी आपको शो कर रहा है कि डेटा टाइप जो है आपका कौन सा है वो ऑब्जेक्ट है इस पर। ठीक है, आपने यहाँ पे कॉलम्स प्रिंट करवाया तो आपके पास कॉलम्स आ गए। क्लियर है यहाँ तक? जी सर, क्लियर है यहाँ तक। अब सबको क्लियर है, कोई और जवाब देगा? यस, क्लियर। क्लियर, ओके। यस सर। सो डीएफ डॉट डेटा टाइप्स, सर थैंक यू। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, हाँ यस। तो अच्छा, डीएफ डॉट डेटा टाइप्स जो है हमारे पास, अब अगर मुझे डेटा टाइप्स निकालना है कि पूरे के पूरे कॉलम का डेटा टाइप क्या है, तो अब देखो नेम जो है वो मेरे पास ऑब्जेक्ट है क्योंकि नेम हमारे पास किसमें स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर है। एज क्या है हमारे पास, N64 बेसिकली वही है कि बिट्स बता रहा है आपका। और आपको इससे जो मेन चीज कंसर्न है वो क्या है, इंट आपके पास बता रहा है कि एज जो होता है वो कभी भी 12.5 नहीं हो सकता, 12.6 नहीं हो सकता, इट मस्ट बी एन इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर है तो आपको इंट आपने इंट डेटा टाइप है। अब जो आपके मार्क्स हैं वो मार्क्स जो हो सकते हैं वो कोई टीचर आपको 27.6 दे देगा, 27.25 दे देगा, लॉट कर देगा मार्क्स। तो इससे क्या होगा, आपको फ्लोट आपको डेटा टाइप है आपका, तो ये आपको चेक करवाना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे ये मैं क्यों चेक करवा रहा हूँ डेटा टाइप, कोई हिंट नजर आ रही है किसी को कि मैं क्यों चेक करवा रहा हूँ डेटा टाइप? डेटा टाइप मेरे बेसिकली लिए हम क्यों लोग चेक यूजफुल करना हो चाह सकता रहे हैं कि बेसिकली हम हाँ लोग हाँ, चेक बताएं करना बताएं। चाह रहे हैं कि हर कॉलम की जो डाटा टाइप है वो क्या है और उसमें डाटा क्या स्टोर है, किस टाइप का डाटा स्टोर है। एक्सेप्शन, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैंने डेटा टाइप प्रिंट करवाया, सही है, मैंने पहले सैंपल्स लिए, सैंपल्स के अंदर मुझे ऐसी एबनॉर्मेलिटीज नजर नहीं है क्योंकि मैंने जो सैंपल लिया वो 10 लाख में से कुछ डेटा था जिसको मैंने ले लिया। लेकिन जब मैंने डेटा टाइप प्रिंट करवाया
ठीक है। डेटा टाइप के अंदर मुझे एक चीज नजर आई कि मुझे वेट के सेक्शन के अंदर जो है, वेट के सेक्शन का डेटा टाइप प्रिंट हो गया इंटीजर। कोई एबनॉर्मेलिटी नजर आई आपको? कोई गड़बड़ नजर आया डेटा में? सॉरी सर, रिपीट कीजिएगा। अच्छा, देखें अब मेरे पास, मैंने जो है डेटा टाइप्स प्रिंट करवाया, मेरे पास डेटा गिवन था किसी भी चीज का। एक था नेम्स का, ठीक है। नॉट श्योर कि क्यों इतना स्लो लिखवा रहा है, खैर नेम्स है और इसके अंदर वेट लिखा हुआ है, ठीक है। वेट है और इसके अंदर एज है, ठीक है। मैंने जब इसका जो ये एट, पता नहीं वेट क्यों इतना गलत लिखा है, हाँ सही। अच्छा, अब मैंने इसका डेटा टाइप प्रिंट किया। आपके ख्याल में डेटा टाइप क्या प्रिंट होना चाहिए था? आप लोगों के ख्याल में नेम का क्या होना चाहिए था? स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग नहीं, ऑब्जेक्ट। हम कौन सा वो यूज कर रहे हैं? हम अभी ऑब्जेक्ट। यूज कर रहे हैं पंडाज यूज कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेट के लिए क्या इस्तेमाल होना चाहिए था? फ्लोट। फ्लोटिंग। फ्लोट, यस, फ्लोट, ठीक है। एज के लिए क्या इस्तेमाल होना चाहिए था? इंट। इंट होना चाहिए था। इंट। लेकिन जब मैंने मुझे जो रफ डेटा मिला, मैंने जब उस पर ये वाला फंक्शन लगाया ना, डी एफ डॉट टी टाइप्स, मुझे उसने दे दिया वेट में इंट दे दिया और एज में दे दिया फ्लोट। अब यहाँ से मेरे पास रेड सिग्नल आ चुका है कि मेरा डेटा बहुत ही बुरी तरह से खराब है, क्योंकि वेट कभी भी आपका फ्लोट में अगर उन्होंने दिया हुआ है, तो इट्स मीन के मेरे लिए मसला है कि मुझे अब सेटल डाउन करना है। मैंने देखना है कि कितने वेट्स ऐसे हैं हमारे पास कि जो इंटीजर है, ठीक है, और कितने वेट्स ऐसे हैं, क्योंकि जब इस तरह का डेटा आपके पास आउटपुट आएगा ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एज जो है अगर आपको उसका फ्लोट में दिया हुआ है, तो इट्स मीन के आपके पास डेटा जो है वो बहुत गलत उस तरह से स्टोर हुआ हुआ है। तो आप समझ रहे हो कि जो चीज मुझे सैंपल से समझ नहीं आ रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप से समझ आ गई कि भाई डेटा के अंदर बहुत चीज खराब है जिसे मुझे ठीक करनी है। क्लियर हुई बात? इससे मुझे 10 लाख लाइन का डेटा भी होगा तब भी मुझे समझ आ जाएगा कुछ ना कुछ कि डेटा के साथ मसला आखिर हो किस पॉइंट पर रहा है। क्लियर है बात? जी सर, क्लियर है। चले, तो आई होप सो क्या आप लोगों को समझा दिया हो कि ये क्या चीजें चल रही थी, क्योंकि ये सारी टेक्निकलिटीज हैं जो कि आप लोगों को पता चलनी चाहिए। जिस तरह मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, आप लोगों ने दूसरों को भी इसी तरह ही समझानी है। कि कोई आपसे बात करे ना कि पांडास क्या होता है, आप बोलो आओ सामने बैठो मैं समझाता हूँ पांडास होता क्या। डेटा एनालिसिस पे शुरू हो जाना, और डेटा एनालिसिस के अंदर जितनी चीजें मैंने बताई हैं, कुछ कुछ चीजें उनमें से आप बताओगे तो सामने वाले को समझ आ जाएगा इसको पांडास आती है भाई, वो आपको कोडिंग के लिए लैपटॉप प्रोवाइड नहीं करने वाला, ठीक है। तो और आपको पता भी होता है आपने करना क्या होता है, ठीक है। बस द थिंग इज कि आपको कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तब आप सारी चीजें खुद ब खुद कर लोगे। अच्छा, अब इन्फो है हमारे पास। इन्फो काफी इंपॉर्टेंट चीज बता देती है ऑलरेडी, ठीक है। जिस तरह से आपको सिर्फ डेटा टाइप, आपको डी टाइप्स आपको डेटा टाइप्स बता देता है, इसी तरह से आपको इन्फो जो है वो ये चीज बता देती है कि डेटा के अंदर चल क्या रहा है। अब देखो मैंने क्या बात की, मेरे से किसी ने पॉइंट आउट किया था पीछे कि वहां पे एन लिखा हुआ है एक जगह पे। कितने पॉइंट आउट किया था, मुझे दोबारा बता सकते हैं? यस सर, मैंने किया था। आपने पॉइंट आउट किया था, नाम क्या था आपका? मोहम्मद वाजिद। उसके अंदर क्या चीज मिसिंग थी? मार्क्स मिसिंग था क्या? मार्क्स। अब अगर आपके पास वो सिर्फ 7 लाइन का डेटा था जिसमें से मैंने आपको 4 लाइन 3 लाइन प्रिंट करके दिखाई थी, अब अज्यूम करो कि मैंने आपको 10 लाख या 1 लाख लाइन का डेटा प्रिंट किया हुआ है, क्या आप मेरी गलती तब भी आइडेंटिफाई कर पाते वहां पे? नो सर। नहीं कर पाते ना। लेकिन ये इन्फो का सेक्शन वहां पे कर देगा परफॉर्म। कैसे करेगा? ये देखो, ये बता रहा है कि नोन नल वैल्यूज कितनी है। मैंने अभी देखो ये हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास है जो हमारी कॉलम की हेडिंग्स है, ये वो है। ये बता रहा है कि कितने जो बॉक्सेस हैं वो कितने नल हैं और कितने नल नहीं है। मेरे पास कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है, नंबर ऑफ बॉक्सेस है, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, 8 है। यानी 8 रॉज हैं, ये बता रहा है सबसे पहले। कॉलम्स कितने, 4 कॉलम्स हैं। फिर ये बता रहा है कि नेम के सेक्शन के अंदर नो नल वैल्यूज है हमारे पास। बेसिकली ये बता रहा है कि नल वैल्यूज कितनी नहीं है। यानी हमारे पास नेम के अंदर सारी वैल्यूज मेंशन थी, तो इसलिए दिखा रहा है 8 की 8 नॉन नल वैल्यूज थी। लेकिन इसने मार्क्स के अंदर ये आइडेंटिफाई कर दिया कि 7 नॉन नल वैल्यूज हैं। समझ आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ, कोई मुझे इंटरप्रेट कर सकता है इसके दूसरा मतलब क्या हुआ? 7 अगर नॉन नल वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है? यस सर, इसमें यह है कि इसमें एक वैल्यू जो है वो एम्प्टी है, एक मीन पे एन है।
ग्रेड। तो जिसने मुझे ये बात बताई थी, अब उसको समझ आ गया कि वो यहाँ से सिर्फ इन्फो फंक्शन कॉल करके भी ये चीज बता सकता है, अगर हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ डेटा सेट हो। यस सर। सर क्लियर है? बेसिकली अगर वो वहां पर कोई वैल्यू नहीं है तो उस नंबर को वैल्यू देने के लिए हम क्या करेंगे फिर? हम कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या वैल्यू स्टोर है? देखो, इसके लिए ना काफी सारे एनालिसिस होते हैं, मैं पहले इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको 2 मिनट में समराइज करता हूँ। इसके अंदर क्या जी होता है, सर। अब आपके पास अब आपको क्या चीज पता चल गई, आपको पता चल गया नाम, पता चल गया उसका इंडेक्स, पता चल गया उस बेसिकली उस कॉलम का, आपको पता चल गया कितनी एंट्रीज हैं, कितने कॉलम्स हैं, आपको ये पता चल गया कि उसके अंदर कितनी नॉमिनल वैल्यूज हैं। उसके अंदर अब आपको ये पता चल गया कि डेटा टाइप्स उसके क्या है, ऑब्जेक्ट है, इंट है, फ्लोट है। आपको सब चीजें एक ही के अंदर पता चल गई हैं, ठीक है। जी और सर। समराइज भी बता दिया उसने कि फ्लोट कितना है, एक है, इंट कितना है, एक है, और ऑब्जेक्ट कितना है, आपके पास दो मौजूद है। अब आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब देता हूँ। आपका सवाल था कि आ, उस सॉरी, आपका सवाल क्या था, दोबारा रिपीट करूंगा। सर मैंने ये पूछा था कि वहां पर जो वैल्यू नन वैल्यू जो है वहां पर तो कोई एम्प्टी वैल्यू है ना, तो वहां पर हाँ कौन सी वैल्यू सही सही सही, स्टोर है? सॉरी सॉरी, मैं बता दूं। अब आपके पास ना ऐसा होता है कभी कभार कि एक ऐसा कॉलम आपको दिया जाता है, डेटा सेट दिया जाता है जो कि इतना मैसी डेटा है, मैसी कह लो या अनक्लियर डेटा कह लो या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कह लो, कुछ भी कह लो आप। वो इतना मैसी होता है कि उसके अंदर एक कॉलम के अंदर आपके पास जो है मैक्सिमम लोग जो है वो जब तक स्टार नहीं लगाया होता ना, तब तक वो लोग फिल ही नहीं करते। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे कोई नंबर होता है या फीडबैक होता है, वो फिर लोग करते ही नहीं है काफी ज्यादा। अगर मेरे पास 1000 लाइन का डेटा है और 1000 लाइन के डेटा में से मेरे पास जो है काफी सारे बंदों ने उसके अंदर क्या चीज, हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सपोज कोई नंबर, आप मुझसे कोई नंबर पूछे कि रोल नंबर बता दो अपना। रोल नंबर वैसे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन आप अज्यूम करो अभी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा क्या वो कितने बंदों ने वो फिल की है, वो कितने बंदों ने फिल की है। अगर वो फिल किया है, मिसाल के तौर पे वेट की बात कर लूं मैं, वेट अगर फिल किया है 200 लोगों का डेटा है, तो उसमें से फिल किया है सिर्फ 3-4 बंदों ने, 10 बंदों ने, 20 बंदों ने। मैं उस पूरे के पूरे जो है कॉलम को नल कर दूंगा, यानी मैं उस पूरे के पूरे कॉलम को हटा दूंगा अपनी एनालिसिस के अंदर से, ठीक है। क्योंकि उसको अगर मैं इंक्लूड करूंगा, इसके अंदर होता बेसिकली है जब आपके पास बहुत कम वैल्यूज ऐसे होती है ना, जैसे 10 लाख लाइंस का डेटा है, तो हम वो स्पेसिफिक वो रॉज, अब देखो इसके अंदर तो हर बच्चे का नेम तुम्हें प्रॉपरली नजर आ रहा था, तो तुम्हारे लिए हर बच्चे की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो लेकिन जब हमारे पास ऐसा होता है ना कि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, अगर मैं उसके अंदर से 10 बंदों का, 20 बंदों का डेटा उड़ा भी दूं ना, मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 लाख लोगों का डेटा है, अगर मैं उनका डेटा उड़ा भी दूं, अगर उन्होंने काफी सही से डेटा फिल नहीं किया, और अगर मैं उनका उड़ा देता हूं, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मैंने तो बेसिकली उनके डेटा से कुछ नहीं करना। मैंने उनका डेटा करके वो स्कैम थोड़ी कर रहा है उनके साथ। मैंने उनके डेटा से एनालिसिस करवानी है, एनालिसिस करना है उसके डेटा पर। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस डेटा को एक्सक्लूड कर दूंगा अपने एनालिसिस से। मेरी एनालिसिस पर 0.000% भी फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ आ रही है रीजन क्या है उसकी? क्योंकि 10 लाख डेटा में से 4-10 लाइनों को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने डेटा फिल ही सही से नहीं किया पूरी तरह से, किसी ने अपना नाम सही से नहीं लिखा, किसी ने अपना नाम की जगह छोड़ दिया, जिसने अपना वो सब चीजें छोड़ दी, तो मेरे पास वो डेटा पूरा का पूरा एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। मैं उसे एक्सक्लूड कर सकता हूँ। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, कहीं पर आप एक्सक्लूड कर देते हो, कहीं पर आप एवरेज लगा देते हो। मिसाल के तौर पे किसी जगह पर उसने आपके पास ऐसा है कि 50-50% है, किसी ने वेट लिखा है, किसी ने वेट नहीं लिखा, तो बाकी को फिल करने के लिए आप क्या करोगे, आप रैंडम जनरेट करोगे। आप रैंडम जनरेट पे रैंडम का फंक्शन लगा दोगे और आप बता दोगे कि इससे इतने तक का रैंडम जनरेट कर दे वैल्यू, ताकि फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस आप उसके अंदर जो है अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सको और उस पर आप एनालिसिस प्रोवाइड कर सको। समझ आ रही है मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? मैं यहाँ पे चाहता हूँ मेरी इस पॉइंट पर काफी सारे लोग बताएं कि हम लोगों को समझ आई मैंने बताया क्या है। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, हेलो? आपकी वॉइस आ रही है। समझ भी आया मैंने क्या बताया? सर सॉरी से आप इतना टू फास्ट जा रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आया। हाँ, तो आपने उस वक्त ही रोकना था ना, हैंड रेस कर देते आप।
वैसे क्या सर चीज समझ आप नहीं है आपको मुझे? जी जी। सर आपने बोला। मैं बताऊं सर। हाँ, कोई भी बता दे, रैंडमली कोई भी बता दो। सर ये इसका फंक्शन ये है कि हमारे पास जब नॉन नल वैल्यूज होती है तो इससे हम नल वैल्यूज को एलिमिनेट कर सकते हैं, या उसका मीन लेके या मोड लेके या मीडियन लेके। तो इससे या उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं ना, ताकि वो हमारी एनालिसिस या उस पे कोई इफेक्ट ना डाले। हाँ, चले मैं एक बार छोटा सा दोबारा से रिकैप दे देता हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर। देखिए, अब जिसको नहीं समझ आई थी वो गौर से देख लेना। df.info फंक्शन जो होता है हमें ये चीज प्रोवाइड करता है। ये चीज तो क्लियर है ना कि किस तरह से नॉन नल वैल्यूज इसने बताई दी है, तो आपने बताया था मुझे। ये चीज तो आपको क्लियर है ना? हाँ जी सर, ये तो क्लियर है मुझे। ठीक है। अब इसी तरह से जो मुझसे सवाल जिसने पूछा था कि अगर मेरे पास नंबर्स मिसिंग थे तो मैं उसको नंबर्स को कैसे पुट इन करूंगा, तो इस डेटा सेट चूंकि बहुत छोटा डेटा सेट है तो मुझे पता होना लाजमी है उसका नंबर। तो या तो मैं उस नाम को एक्सक्लूड कर दूंगा एनालिसिस करते हुए, या तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा सेट है तो मैं उसके अंदर या तो एवरेज लेकर लगा दूंगा, जैसे मैंने एवरेज पीछे फंक्शन था पढ़े थे हम लोगों ने नंपाई के अंदर, या तो मैं उसका एवरेज लेकर लगा दूंगा, या तो मैं उसका पूरा का पूरा लाइन डिलीट कर दूंगा। इससे अगर मेरे पास 10 लाख लाइन्स का डेटा सेट है तो मेरे पास बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, डेटा सेट की एनालिसिस पर, क्योंकि इस डेटा सेट से मुझे कुछ प्रोवाइड नहीं करना। समझ रहे हो? इस डेटा सेट से मुझे ये नहीं बताना है कि मेरे पास 10 लाख में से एक बंदा है जिसका नाम है समी, उसका वेट क्या है। मुझे ये आउटपुट नहीं प्रोवाइड करना। मुझे आउटपुट ये प्रोवाइड करना है कि इस बंदे ने अगर इस डेट पर शॉपिंग की थी तो क्या पॉसिबिलिटी है कि काफी सारे बंदे जो है वो इस डेट पर भी आके शॉपिंग करें। क्लियर हुई अब बात आपको कहीं किसी हद तक, कि हम किस तरह से एक्सक्लूड कर सकते हैं और किस तरह से वहां पर रैंडम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं? यस सर। हाँ यस सर, क्लियर हो गया। चल, अच्छा जी। अब आपके पास जो है डिस्क्राइब का एक फंक्शन होता है, डिस्क्राइब आपका आ, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। जी जी। सर हमारे पास टाइम तो हमारा अप हो गया है। आपने कहीं जाना है? नहीं सर, अगला सेशन नहीं होना, मतलब यहाँ होना है, पे। मैं बस जरा क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें रह गई हैं, मैं सेकंड लेक्चर में आपको चाह रहा था कि थोड़ा सा वो पढ़ा दूं, बस खत्म हो गया आई गेस। 5-10 मिनट और, अगर 5 मिनट और बैठ सकते हैं तो मैं बस आपको छोटी छोटी चीज बता दूं, देन थोड़ा सा मैं आपको स्पीड में बताता हूँ, ठीक है? सवाल आपके ही ज्यादा होते हैं वैसे, इसी वजह से मुझे दोबारा चीज बतानी पड़ती, ठीक है? तो बस 2 मिनट रुक जाए, बस मैं एंड करता हूँ मीटिंग को, ठीक है? मेरे पास हाँ भी जी टाइम ठीक है। कांस्टेंट है, मुझे भी मीटिंग 1 घंटा ज्यादा चला नहीं सकता मैं, तो मैं करता हूँ शायद, ठीक है? अच्छा, df.describe आपको क्या बताता है? ये बताता है आपका काउंट कितना है, कितने कितने काउंट मतलब डेटा आपका कितना है, एज के अंदर कितने कितने नंबर ऑफ वैल्यूज मौजूद है, मार्क्स के अंदर कितने मौजूद है, मीन बताता है, स्टैंडर्ड डिवीजन बताता है, मिनिमम बता देता है उसका, 25% लूँ अगर मैं उसका तो क्या बनता है वो, ठीक है? तो बेसिकली ये सारे जितने भी है ना बाय डिफॉल्ट है, जब मैं इसको डिस्क्राइब को कॉल करता हूँ फंक्शन को, तो ये सारे के सारे वो खुद ब खुद कंप्यूट करके मेरी स्क्रीन पर शो कर देता है। अब अगर मुझे मैक्स वैल्यू निकालनी है, एज की मैक्स क्या है, तो वो ये हो जाएगी। तो इससे मुझे पता चल जाएगा किस एज ग्रुप को मैंने टारगेट कर रहा हूँ। मतलब अगर आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखो, किसी अमेजोन की डेटा की तरफ देखो, तो पता चल जाएगा कि आप किस, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट दिखानी है तो आप किस बंदे को टारगेट करोगे, कि आपका अगर कोई सेरेलैक का कोई एडवर्टाइजमेंट है तो वो किससे किस तक हो सकता है, कौन से एजेस तक, तो आपको डेटा से पता चल जाएगा कि किस किस एजेस ने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा है। इसी सबको देख के ना जो एनालिसिस करते हैं ना पीछे, ये यूट्यूब और ये इंस्टाग्राम पे जो एनालिसिस डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड करते हैं, वो इसी इसी बेसिस पर होता है कि इसी डेटा के साथ ट्रेन किया होता है उन्होंने। अच्छा, अब हमारे पास सिलेक्टिंग डेटा होता है, अब आपने सिलेक्ट करना है अगर डेटा को, तो ये क्या है, अगर मैं डीएफ एज करूं और एजेस को प्रिंट करवा दूं तो वो सारे के सारे एजेस को आपको प्रिंट करवा कर दे देगा। कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है, मैं सिर्फ वर्बली इसको बस एक एक करके थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, गो थ्रू कर रहा हूँ एक एक बार। इसी तरह से आपने मल्टीपल कॉलम्स को अगर आपने प्रिंट करवाना है तो आप नेम और मार्क्स को आप प्रिंट इस तरह से करवा सकते हो। क्लियर हो रही है ना बात? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो मुझे रोक सकता है, मैं बस यहाँ से थोड़ी जल्दी जा रहा हूँ ताकि 10th पे मैं इसको जो है वो बंद कर सकूँ। तो ये है हमारे पास रॉ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। चले फिर हम इसको कल करेंगे, क्योंकि लेवल बेस्ड सिलेक्शन जो है और पोजीशन बेस्ड सिलेक्शन, ये आई लॉक और लॉक जो है मैंने आपको जो पीछे पढ़ाया था, ये मुझे यहाँ पर आपको पढ़ाना है। तो यहाँ तक एंड करते हैं अपनी मीटिंग को। 7.2 हमने कर लिया है, अब इंशाल्लाह यहाँ से कल हम करेंगे। क्या लेक्चर समझ आया आप लोगों को, या कोई चीज ऐसी जिसको मैं कल ख्याल रखूं अपना लेक्चर डिलीवर करते हुए, कोई मुझे ऐड करना चाहेगा इस पॉइंट पर? जी सर। कोई ऐसा है जिससे
इस लेक्चर के जैसे आपने भी मुझे बताया कि मैं लास्ट में थोड़ी तेज जा रहा था, तो मैंने अपनी स्पीड दोबारा से कम की। तो इस तरह से कोई चीज मुझे बताएगा कि मैं कोई चीज लैग तो नहीं कर रहा आप लोगों को समझाने में, कोई भी ऐसी चीज। सर ओवरऑल माशाल्लाह बेस्ट है। बेस्ट है। चलें जी। जी। थैंक यू सो थैंक यू। मच जी। आप लोगों से अल्लाह इंशाल्लाह कल हाफिज। मुलाकात होती है। कल काइंडली गूगल कोलैब के साथ आप लोग रेडी रहिएगा। आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा कल नमपाई और पांडास दोनों का। और माइट बी पॉसिबल कल आप लोगों का सेशन जो है वो 1.5 घंटे का भी जा सकता है। उसकी रीजन ये है कि क्या नाम है, मेरा कल आप लोगों के साथ सेकंड मॉड्यूल का लास्ट लेक्चर है, जो आपका सेकंड थर्ड मॉड्यूल का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद के जो दो लाइब्रेरीज है वो आपको दूसरे टीचर करवाएंगे, ठीक है। दूसरा न्यू इंस्ट्रक्टर होगा वो करवाएगा आपको, ठीक है। तो कल आप अच्छा लोगों ने सर रेडी रहना है नमपाई और पढ़ना। अच्छा सर, इस मॉड्यूल के जी जी। बाद आप पढ़ाएंगे हमें? मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। मैं देखता हूँ मुझे कौन सा मॉड्यूल असाइन होता है। मेरे पेपर्स है नेक्स्ट वीक, तो मैं नेक्स्ट वीक के बाद इंशाल्लाह जो मॉड्यूल मिलता है वो मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा सर, लास्ट में जस्ट आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का यूआरएल शेयर कर दें चैट में बस। मैं कर देता हूँ, लेकिन मेरी लिंक्डइन थोड़ी सी प्रिपेयर्ड नहीं है। मैं कर देता हूँ वैसे, बिकॉज रीजन मैं कभी और आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों मेरी प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया मैनेजर भी हूँ। तो मैं दूसरों के पेजेस मैनेज करते रहता हूँ, अपने पेजेस मैनेज करने का टाइम नहीं रहता मेरे पास। तो मैं जो है आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज सर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अरे इसकी पीडीएफ वगैरह स्लाइड्स में शेयर कर दें। बेटा सॉरी, मैं कल नहीं कर सका आप लोगों को, मैं आज कर दूंगा। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि रात तक मैं आप लोगों को सब चीज़ें का कर दूँ। मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है बार बार लैपटॉप, क्या हो रहा है। और मैसेज सेक्शन क्लिक भी नहीं हो रहा पूरी तरह से। ओके सर, नो प्रॉब्लम, फिर हम सुबह देख लेंगे, कोई इशू मैं नहीं। आपको कर देता हूँ। वैसे लिंक्डइन मोहम्मद समी ही है, आप लिखोगे तो आ जाएगा। ओके मोहम्मद सर, समी मैंने समथिंग है कुछ, ठीक है। मैं आपको कर देता हूँ, ठीक। चले, ओके जी, ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।